हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनू सिन्हा चरण, जैन कॉलेज धुर्वा, इतिहास विभाग। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए प्राचीन भारत से विषय लेके आई हूँ। मैंने इस विषय को फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को दे दिया है और उसका सेकंड पार्ट अब मैं आपको उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें आपने पहले भाग में जो मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत में राजस्व व्यवस्था पर के सिद्धांत पर चर्चा की थी, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आगे आपको लेक्चर दे रही हूँ। तो तीसरा था लाभ पर आधारित कर या टैक्स का सिद्धांत। कर निर्धारण में इस तथ्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि कर लाभ पर आधारित होना चाहिए। उद्योगों पर कर निर्धारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माल तैयार करने में कितना परिश्रम किया गया है और कितना माल तैयार हुआ है। इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कितना लाभ होने पर कारीगर वस्तु को तैयार करने में लगाया है। यदि किसी उद्योग चलाने वाले को लाभ नहीं मिल रहा है तो उस पर कर लगाना नहीं चाहिए। वाणिज्य के संबंध में भी उसी तरह की व्यवस्था को अपनाना चाहिए। यह कर आमदनी पर न लगाकर लाभ पर लगाना चाहिए। वाणिज्य की वस्तुओं पर कर लगाते समय इस बात का भरपूर ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज की बिक्री का दाम क्या है और खरीद का दाम क्या है। दूसरी ओर इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वह कितनी दूर से आई है और उसके आने में कितना व्यय पड़ा है। कुल लागत कितनी आई है और इसके लिए व्यापारी को कितना जोखिम उठाना पड़ा है। उपज पर कर का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उससे किसान को कितना लाभ हुआ है। चौथा है वसूली की सुगमता का सिद्धांत। स्मृतियों में राज्य कर की वसूली की सुगमता का सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है। इन करों में यह स्पष्ट किया गया है कि उसी प्रकार से कर लगाना चाहिए जिन्हें सुगमता पूर्वक वसूला जा सके। किसी भी वस्तु के ऊपर एक ही बार कर लगाना चाहिए। बार बार कर की वसूली से प्रजा भी पीड़ित होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार करों को उचित ढंग से वसूला जा सकता है। वस्तुओं की उपयोगिता का सिद्धांत अगला है आपका टॉपिक। वस्तुओं की उपयोगिता का सिद्धांत। भारतीय विद्वानों का विचार है कि वस्तुओं की उपयोगिता के अनुसार ही उस पर कर लगाना चाहिए। जो वस्तुएं राष्ट्रीय महत्व के लिए उपयोगी हैं उन्हें बाहर से मंगाने में कर मुक्त रखना चाहिए। जो वस्तुएं अपने देश में कम मिलती हैं परंतु उनका उपयोग अधिक है, वे भी बिना शुल्क के अपने देश में आनी चाहिए। शौकिया तथा विलासिता से पूर्ण वस्तुओं पर अधिक कर लगाना चाहिए। राष्ट्र के लिए यही लाभकर होगा और वस्तुओं के कर से मुक्त रखना ही उचित बताया गया है। अगला है आपका क्रमिक वृद्धि का सिद्धांत। टैक्स में क्रमिक वृद्धि का सिद्धांत। प्राचीन भारतीय करों में राज्य कर के संबंध में क्रमिक वृद्धि के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया है। साधारण अवस्था में कर को बढ़ाना नहीं चाहिए, परंतु यदि कर की वृद्धि आवश्यक हो तो वृद्धि धीरे धीरे करनी चाहिए। यदि करों को एकदम से बढ़ा दिया जाता है तो उससे प्रजा में विद्रोह होने की आशंका बढ़ जाती है। कौटिल्य तथा शुक्राचार्य आदि ने
कर के क्रमिक वृद्धि के सिद्धांत को ही प्रतिपादित किया है। 7वां है कष्टकालीन करों का सिद्धांत। कष्टकालीन स्थिति में करों को अधिक किया जा सकता है। यदि राज्य पर किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण हो रहा हो और राजस्व खाली हो रहा है, तो राजा का यह अधिकार है कि वह प्रजा से अधिक मात्रा में कर वसूल सकता है। नेक्स्ट हमारा विषय होगा स्रोत। प्राचीन भारत में राजकीय आय के स्रोत। प्राचीन भारत में राजकीय आय के स्रोत पहला है भूमि कर। प्राचीन भारत में राजकीय आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिसका छठा भाग के नाम से उसे जाना जाता है। छठे भाग के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र में भूमि की व्यवस्था के अनुसार कर निश्चित करने की व्यवस्था की गई थी। कौटिल्य के अनुसार भूमि की उपज का चौथा और 5वां भाग कर के रूप में देना चाहिए। कुछ कृषकों से पैदावार का 1/3 भाग भी लिया जाता था। मनुस्मृति ने पैदावार के छठे भाग और 8वें भाग तथा 12वें भाग के कर के रूप में निश्चित किया। शुक्र ने उपज का चौथाई, 1/3 तथा आधा भाग कर के रूप में निश्चित किया। यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अधिकतर भूमि की उपज का भाग कर के रूप में लिया जाता था। वैदिक काल में राज्य की आय का एक और आधार था पशुपालन। इस काल में अधिकतर लोग पशुओं का पालन करते थे और कर के रूप में गाय, बैल, अश्व आदि दिया करते थे। नेक्स्ट हमारा है खानों से प्राप्त आय। खानों से प्राप्त आय राज्य की आय का यह एक महत्वपूर्ण साधन था। महाभारत में खान, लवण, शुल्क, तर तथा हाथियों के वनों में अमात्यों की नियुक्ति की जो व्यवस्था की गई थी, उससे स्पष्ट होता है कि इसने राज्य को एक अच्छी आय प्राप्त होती रही होगी। अर्थशास्त्र में भी कोष की वृद्धि के लिए खानों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है वाणिज्य और उद्योगों से प्राप्त कर। जो वस्तुएं गांव तथा शहर में आती थीं, उन वस्तुओं पर व्यापारियों को चुंगी देनी पड़ती थी। यह चुंगी उन्हीं वस्तुओं के रूप में और कहीं पैसों के रूप में दिया जाता था। चुंगी की दर विभिन्न वस्तुओं में विभिन्न होती थी। इसका उल्लेख कर वाले अध्याय में किया जाएगा। कुछ लेखों में दुकान टैक्स का भी उल्लेख मिलता है। पांड्य राज्य में ऐसा एक कर प्रचलित था। बढ़ई एवं लुहार जैसे कारीगरों को 1 माह में 1 या 2 दिन के लिए राजा के लिए कार्य करना पड़ता था। सुरा से ही राज्य को काफी कर की प्राप्ति होती थी, मतलब शराब। व्यक्तिगत सुरालयों शराब खानों से 5% कर राजस्व के रूप में लिया जाता था। इसी प्रकार नमक से भी आबाकारी कर लिया जाता था। नेक्स्ट है अन्य स्रोत। राजकीय आय के अन्य स्रोत थे राजकीय संपत्ति अर्थात तथा कारखानाओं से आय। दंड के द्वारा भी आय होती थी। सामंतों से प्राप्त धन से भी आय का एक साधन था। विभिन्न प्रकार के अन्य कर भी लगाए जाते थे।
प्राचीन भारत के विभिन्न युगों में राजस्व व्यवस्था का उल्लेख करने के लिए हमें विभिन्न कालों का अध्ययन करना पड़ेगा, जो हम अलग अलग खंडों में करेंगे, जैसे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, शुक्त काल, मौर्य काल, फिर आपका गुप्त काल हो गया, स्मृतियों में किस तरह से वर्णित है। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि आपका एक अगला नोट्स अगले बार बनाऊंगी, क्योंकि ये यहाँ पे अभी मैं समाप्त करती हूँ। इसके बाद हम अलग अलग ऋग्वेद और गुप्ता काल और कौन सा एक और बताया, गुप्त काल, शुक्त काल, कौटिल्य के द्वारा मौर्य काल में की चर्चा उसमें करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक उसको नोट कीजिएगा फिर।